इकागाई चैप्टर 9 दृढ़ता और वाबी साबी। चिंता और तनाव का स्वास्थ्य पर असर न होने देते हुए चुनौतियों का सामना कैसे करें। दृढ़ता यानी क्या। इकागाई स्पष्ट होने वाले लोगों में एक चीज़ समान रूप से पाई जाती है, वे अपने इकागाई को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। परिस्थितियाँ पूरी तरह उनके खिलाफ हो तो भी और उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़े तो भी वे अपनी इकागाई को नहीं छोड़ते। मनोचिकित्सकों के बीच में दृढ़ता के बारे में जो बातें मानी जाती हैं उन्हें हम अभी समझने वाले हैं। दृढ़ता का अर्थ सिर्फ किसी काम के पीछे लगना नहीं। अभी हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि दृढ़ता का वास्तविक अर्थ क्या होता है। यह दुनिया की तरफ देखने का हमारा नज़रिया है जिसमें तुरंत क्या करने की आवश्यकता है। इससे भी ज़्यादा ध्यान इसी बात पर दिया जाता है कि क्या करना जरूरी है। साथ ही इंसान नकारात्मक भावनाओं में बहता नहीं है। अध्याय के आखिरी भाग में हम जानने वाले हैं कि दृढ़ता से आगे जाकर कठोरता कैसे निर्मित करनी चाहिए। आज नहीं तो कल हम सभी को कठिन परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ता है। हम उनका कैसे सामना करते हैं इस पर कई सारी बातें निर्भर होती हैं। कठिन घटनाओं का सामना करने में हमारे शरीर, मन और भावनाओं को मिला हुआ दृढ़ता का प्रशिक्षण ही काम में आता है। समस्याओं का सामना करके ही हमारी क्षमता मतलब हमारी दृढ़ता। हम जितनी ज़्यादा दृढ़ता के साथ समस्याओं का सामना करेंगे उतनी ही जल्दी उनसे बाहर आएंगे और अर्थपूर्ण जीवन जी पाएंगे। दृढ़ लोगों को यह पक्का होता है कि कभी भी निराशा का शिकार नहीं होते हुए हमें हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके जीना चाहिए। उनकी दृढ़ता ही उनकी शक्ति होती है। सामने आई परिस्थिति का सामना करके उसमें से कैसे राह निकालें यह उन्हें पक्का पता होता है। जिन बातों पर उनका नियंत्रण होता है उन पर वे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और जो चीज़ें उनके नियंत्रण में नहीं होती उनकी चिंता करना वे छोड़ देते हैं। राइनहोल्ड नीबर की शांति के लिए रची हुई निम्नलिखित प्रार्थना काफ़ी मशहूर है। हे भगवान, जिन चीज़ों को हम नहीं बदल सकते उनको स्वीकार करने की हमें शक्ति देना। जिन चीज़ों को बदलना चाहिए उन्हें बदलने का साहस दो और ऊपर दी गई दोनों चीज़ों का अंतर पहचानने की समझ देना। बुद्धिज्म और स्टोइसिज्म के माध्यम से भावनात्मक दृढ़ता। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध नेपाल के कपिलवस्तु के राजपुत्र थे। उनका बचपन महलों में बीता। धन वैभव की कोई कमी नहीं थी। 16 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। उन्हें एक बेटा भी हुआ। सांसारिक जीवन में मन नहीं लगने की वजह से उन्होंने 29 की उम्र में ही महल छोड़ दिया और साधु जैसा जीवन जीने लगे। लेकिन उस वैराग्य में भी उन्हें आनंद नहीं मिला। उन्हें जिस आनंद की तलाश थी वह उन्हें न महल में मिला न ही सब कुछ छोड़कर। तब उन्हें पक्का हुआ कि ये दोनों भूमिकाएं गलत है। मनुष्य को संसार में रहकर सभी चीज़ों का लाभ भी लेना चाहिए और साथ ही उन सभी चीज़ों से किसी भी पल मुक्त होने के लिए सजगता आवश्यक है। वह भी उसके पास होनी चाहिए। जैनों ने इसका अभ्यास सन्यासी लोगों से शुरू किया। ये लोग ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने सभी सांसारिक चीज़ों का त्याग किया होता है और उनके शरीर पर जो कपड़े हैं उतनी ही उनकी दौलत होती है। लेकिन यह वैराग्य जैनों को रास नहीं आया। उन्होंने स्टोइज्म का अभ्यास करने की शुरुआत की जिसमें ही बताया जाता है कि इस जगत में सांसारिक आनंद लेने में कुछ भी गलत नहीं है। जब तक आप उनके गुलाम नहीं हो जाते तब तक यह करना सही है। किसी भी पल वे सभी सुख सुविधाएं न हो जाए तो भी आप उसके लिए तैयार हैं। यह अवस्था पाना ही उस गुलामगिरी से हमारी असली मुक्ति है। सन्यासी की तरह इन सभी चीज़ों को और उनसे मिलने वाले आनंद को छोड़ना लक्ष्य नहीं है, बल्कि उससे जुड़ी नकारात्मक भावनाओं पर विजय पाना लक्ष्य है। उन भावनाओं पर विजय पाना ही बुद्धिज्म और स्टोइसिज्म संप्रदायों का मुख्य उद्देश्य है। ये दोनों मार्ग भले ही अलग हों और फिर दोनों अहंकार और नकारात्मक भावनाओं पर ही करते हैं। स्टोइज्म और बुद्धिज्म दोनों में अच्छी जीवन शैली पर जोर दिया जाता है। स्टोइसिज्म के हिसाब से सुख और इच्छाएं समस्या नहीं है। अगर हम उनके गुलाम नहीं बने तो उनका लाभ लेने में भी कोई हर्ज नहीं है। किसी भी परिस्थिति में अपनी भावनाओं पर काबू पाना ये स्टोइक का गुणधर्म माना जाता है। बुरे से बुरा क्या हो सकता है। हमें हमारी पसंदीदा जॉब मिलता है लेकिन कुछ ही समय में हम दूसरी अच्छी नौकरी ढूंढने लग जाते हैं। हमारी लॉटरी लग जाती है तो हम कार खरीदते हैं लेकिन कुछ ही दिनों में हमें लगने लगता है कि हमारे पास बोट भी होनी चाहिए। हमें हमारा मनचाहा साथी मिल जाता है लेकिन कुछ ही दिनों में हमारे मन में कोई और कल्पनाएं बनने लगती हैं। इंसान कभी भी संतुष्ट नहीं होता। स्टोइकवादी ऐसा मानते हैं कि इच्छाओं और आकांक्षाओं के पीछे भागने का कोई अर्थ नहीं है। सद्गुणी इंसान का उद्देश्य होता है निश्चल और स्थिरचित अवस्था प्राप्त करना, यानी ऐसी अवस्था जिसमें क्रोध, लोभ, भय, चिंता जैसी भावनाएं नहीं होती, सिर्फ आनंद, प्रेम और शांति और धन्यवाद के भाव होते हैं। स्टोइक इस प्रकार के गुण प्राप्त करने के लिए नकारात्मक कल्पना चित्रों का प्रयोग करते हैं। वे ऐसी कल्पना करते हैं कि उनके पास जो भी सुविधाएं और साधन वे छिन गए तो
क्या होगा। इस प्रकार वे बुरे से बुरा क्या हो सकता है इसके बारे में पहले ही सोच कर रखते हैं और उस इस परिस्थिति का सामना करने की तैयारी करते हैं। नकारात्मक कल्पना करते वक्त हमें घटनाओं के बारे में सोचना होता है, लेकिन उनकी चिंता नहीं करनी होती। सेनेका नाम के एक अमीर इंसान रोम में रहते थे। उनके पास सभी सुख सुविधाएं थी और वह स्टोइक के अभ्यास करता भी थे। रोज रात को सोने से पहले वे इस कल्पना का प्रयोग करते थे कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है। वह सिर्फ कल्पना ही नहीं करते थे बल्कि उसका प्रयोग भी करते थे। वह एक हफ्ता बिना नौकरों के रहने का अभ्यास करते थे। साथ ही वह हमेशा के शाही खाने और पेयों के बिना रहने का अभ्यास भी करते थे। इसकी वजह से बुरे से बुरा क्या होगा इस सवाल का जवाब उनके पास तैयार रहता था और उसके प्रति उनकी चिंता हमेशा के लिए नष्ट होती थी। उच्च भावनाओं के लिए ध्यान। जैसे हमने शांति के लिए प्रार्थना में देखा, उस प्रकार के नकारात्मक परिस्थितियाँ की कल्पना करने के साथ साथ वे एक चीज़ को बड़ी निरंतरता से करते थे। जिस चीज़ पर हमारा नियंत्रण नहीं होता उस चीज़ को भी वे समझते थे। जो चीज़ें हमारे नियंत्रण में नहीं आती उनके बारे में चिंता करने का कोई भी फायदा नहीं है। हमें ये पता होना चाहिए कि हम कौन सी चीज़ें बदल सकते हैं और कौन सी नहीं। इस जानकारी की वजह से हमें नकारात्मक भावनाओं को रोकने में मदद मिलती है। एपिक्टेटस कहते हैं कि आपके साथ क्या घटना होती है यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि आप इस घटना पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। जैन बौद्ध धर्म मानता है कि इच्छा और आकांक्षाओं को सजगता से देखना और उनसे मुक्त होना जरूरी है। अपने मन को विचारों से मुक्त करना नहीं, बल्कि विचारों को साक्षी भाव से देखना और उनके साथ बहते हुए नहीं जाना ही ध्यान का असली मकसद है। इस प्रकार का अभ्यास करने की वजह से हम अपने मन को क्रोध, निराशा और द्वेष के बहाव में बहते जाने से बचा सकते हैं। बौद्ध धर्म में भावनाओं को मिटाने के लिए एक मंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, ओम मणिपद्मे हुम। इसमें ओम अहंकार को नष्ट करने वाला है, देश को नष्ट करने वाला, मणि यानी संयम जिसकी मदद से इच्छाओं पर जीत हासिल की जाती है, पद यानी द्वैत के परे, में यानी लोभ का नाश और हुम यानी वह ज्ञान जो कि घृणा से शुद्ध करे। आज और अभी अस्थिरता को मात दृढ़ता लाने के लिए और एक उपाय है यह तय करना है कि कौन से काल में जीना है। बुद्धिज्म और स्टोइज्म दोनों में यही सीख दी जाती है कि वर्तमान ही एकमात्र ऐसा काल है जिस पर हमारा नियंत्रण है। भूतकाल और भविष्य काल की चिंता करने से अच्छा है कि हम वर्तमान में जिएं और अभी हमारे सामने क्या है उस पर विचार करें। बौद्ध संत तक न्यात हन कहते हैं कि एक ही पल है जिसे आप सही मायने में जी सकते हैं और वह है वर्तमान का पल। वर्तमान में जीने के साथ साथ स्टोइक अपने आजू बाजू की अस्थिर चीज़ों के प्रति सजग रहते हैं। मार्क्स ऑरेलियस रोम के राजा थे। उन्होंने कहा था कि हम जिन चीज़ों को प्रेम करते हैं वे पेड़ के पत्तों की तरह होती हैं, हवा के एक झोंके से भी वे गिर जाती हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि हमारे आजू बाजू में जो घटनाएं घटती हैं वे हादसों की वजह से नहीं घटती, वह तो इस विश्व के काम करने के तरीका होता है। हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो लोग हमारे आजू बाजू में हैं और जो चीज़ें हमारे पास हैं वे सभी कभी न कभी नष्ट होने वाली हैं। अगर हम इस बात को ध्यान में रखें तो हम उनके पीछे बहते हुए नहीं जाएंगे। इससे हमें वर्तमान में जीने की और इस पल में मौजूद है उसका भरपूर आनंद लेने की प्रेरणा मिलती है। सेनेका बताते हैं कि इस विश्व की हर चीज़ नश्वर है, क्षणभंगुर है, स्थिर और सदा बदलने वाला। यह जग बौद्ध शिक्षा का केंद्र बिंदु है। इस बात को सदा याद रखने से उनके खो जाने या दूर जाने की वजह से दुख नहीं होता। वाबी साबी और इचिगो इची क्षणभंगुर और सदा बदलने वाली इस कुदरत में सुंदरता खोजने की कला वाबी साबी जापानी संकल्पना है जो हमें बताती है कि परिपूर्णता में सुंदरता खोजने की बजाय अपूर्णता में सुंदरता को खोजना ही असली कला है। इसीलिए जापान के लोग ऐसी कहावतें हमेशा टूटे हुए कप पर या अपूर्ण वस्तुओं पर लिख कर रखते हैं। अपूर्ण, क्षणिक और सदोष वस्तुएं असल में सुंदर होती हैं क्योंकि कुदरत भी ऐसी ही है। इस संकल्पना की पुष्टि करने वाली और एक जापानी संकल्पना है इचिगो इची, जिसका अर्थ है वर्तमान का पल ही असली है और वह जाकर कभी भी वापस नहीं आता। इस पंक्ति का हर सामाजिक सम्मेलन, समारोह और कार्यक्रमों में जानबूझकर जिक्र किया जाता है कि एक दूसरे को याद दिलाया जाता है कि भूतकाल की समस्याओं में न खोते हुए वर्तमान के पल को खुशी से जीना है। चाय के लिए इकट्ठा होने पर, जैन मेडिटेशन और जापान में होने वाले मार्शल आर्ट, इन तीनों ठिकानों पर वर्तमान में जीने पर जोर दिया जाता है। पश्चिमी देशों में हमें पहले से ही पक्की इमारतें और सैकड़ों साल पुरानी ऐतिहासिक चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं बदला है। रोमन आर्किटेक्ट ग्रेसो अपनी असाधारण कारीगरी के लिए जाने जाते हैं। इनकी बनाई दो चीज़ों की समानता, कुशलता और एक जैसा दिखना और साथ ही उनका सालों साल वैसा ही के वैसा रहना, इन सभी बातों के लिए
वे पहचाने जाते हैं। अब जापान आर्किटेक्ट कभी भी सर्वोत्तम के आखिरी नहीं होते। वे चैतन्य और वाबी साबी की कल्पना पर काम करते हैं। वहाँ की बड़ी बड़ी इमारतें भी लकड़ी के बनी हुई होती हैं। उन इमारतें बनाते वक्त ही पक्का होता है कि हमें इन्हें हमेशा के लिए नहीं बनाना है और हमारी अगली पीढ़ी को इन पर दोबारा काम करने का मौका मिलने वाला है। जापानी संस्कृति ने स्वीकारा है कि इंसान का जीवन और उसकी बनाई हुई चीज़ें दोनों क्षणभंगुर हैं। उदाहरण के लिए द ग्रेट श्राइन ऑफ इसे हर 20 साल बाद दोबारा बांधा जाता है। उसके पीछे का मकसद यह नहीं होता कि पीढ़ी दर पीढ़ी वास्तु वैसा ही रहे, बल्कि परंपरा और संस्कृति को संभालना उनका मुख्य उद्देश्य होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी टिकने वाली वस्तुओं से भी इंसान की बनाई हुई कुछ समय टिकने वाली चीज़ें ज़्यादा प्रभावी होती हैं। हमें एक बात को स्वीकार करना होगा कि कुछ चीज़ों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, जैसे कि आगे बढ़ने वाला समय और हमारे आजू बाजू की क्षणभंगुर चीज़ें। इचिगोइची हमें वर्तमान में रहने और सामने आए हुए पल को खुशी से जीने की प्रेरणा देती है, जिसकी वजह से हमें इकाई ढूंढने और उसके अनुसार काम करने में मदद मिलती है। वाबी साबी का दर्शन हमें अपूर्णता में भी विकास का मौका खोजने में मदद करता है। लचीलेपन के परे कठोरता। एक पुरानी कथा में ऐसा बताया गया है कि हरक्यूलिस ने जब हाइड्रा नामक राक्षस का सिर धड़ से अलग किया तो वह वहाँ पर एक ही जगह 2 सिर तैयार हो गए। उससे समझ में आया कि हम इस राक्षस को कभी भी मारकर ख़त्म नहीं कर सकते। नासिम निकोलस तलेब की पुस्तक एंटी फ्रेजाइल थिंग्स दैट गेन फ्रॉम डिसऑर्डर में स्पष्ट किया गया है कि हम फ्रोजाइल अर्थात भंगुर शब्द को ऐसे लोगों, वस्तुओं और संगठनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो हानि पहुँचाए जाने के बाद कमज़ोर हों, जो प्रतिकार करते हैं और जो समस्या में भी टिके रहते हैं। उन्हें दृढ़ और कठोर कहते हैं। लेकिन जो चीज़ें कुछ हद तक हानि पहुंचाने के बाद फिर से मजबूती से उभर कर आती हैं, उनके लिए कोई शब्द नहीं है। लेरना के हाइड्रा के पास एक अनोखी शक्ति थी। कथा में ऐसा बताया गया है कि जब जब उस पर हमला होता था वह और उभर कर आता था। तलेब उसके लिए एंट्री फ्रोजाइल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। एंट्री फ्रोजेलिटी लचीलेपन या मजबूती से परे है, लचीला झटकों का प्रतिरोध करता है और पहले जैसा ही बना रहता है। एंट्री फ्रोजाइल और ज़्यादा बेहतर होकर उभरते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में और आपत्तियों में एंट्री फ्रेजिलिटी के बढ़िया उदाहरण देखने को मिलते हैं। सन 2011 में जापान के तोहोकू इलाके में सुनामी आई और फुकुशिमा जैसे समुद्र तट के दर्जनों शहरों और कस्बों का बड़े पैमाने पर नुकसान हो गया। इससे हमने करीब 2 सालों के बाद जब उस जगह का दौरा किया तो हमें सड़क के दोनों ओर कई निर्जन कस्बे दिखे। वहाँ के रास्ते मकानों के मलबे से भरे हुए थे, घर खाली पड़े थे और गाड़ियों का ढेर लगा हुआ था। वहाँ के गैस स्टेशन खाली थे और रेलवे स्टेशन पर लोग नहीं थे। ये कस्बे भंगुर स्थान थे। सरकार इन कस्बों को भूल गई थी, इसलिए इनका विकास होना असंभव था। इशिनोमाकी और केसुनुमा का भी बड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन कुछ ही सालों में वे फिर से अपने पुराने स्तर पर आ गए। फिर से उन्हें अपने पहले स्तर पर आने वाले इशिनोमाकी और केसुनुमा यह दिखला दिया कि कुदरती आपदा के बावजूद उनमें सामान्य होने की क्षमता है और इसी तरह उन्होंने अपनी कठोरता सिद्ध की। जिस भूकंप की वजह से सुनामी आई थी उनका सबसे बड़ा झटका फुकुशिमा परमाणु संयंत्र को लगा था। टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी को भी बड़ा झटका लगा। वह कंपनी और वहाँ के इंजीनियर इस झटके से कभी भी उभर कर नहीं आए। अगले 10 साल तक उस कंपनी के उभरने की कोई संभावना नहीं दिखाई नहीं देती है। उस विपत्ति में यही बात सामने आई है कि वह कंपनी कितनी कमज़ोर है। भूकंप के बाद कुछ ही मिनटों में जापानी स्टॉक मार्केट बंद हो गया। उसके बाद कौन सी कंपनियां शेयर बढ़ेंगी? जाहिर सी बात है कि जो कंपनी निर्माण के क्षेत्र में थी, जिन्हें इन कस्बों में पुनर्निर्माण का काम मिलने वाला था, वही कंपनियां और उनके शेयर्स 2011 के बाद आगे बढ़े। उन कंपनियों के कठोर होने का सबूत दिया, क्योंकि वे कंपनियां अकस्मात हुई कुदरती आपदा से लाभान्वित होने वाली थी। अभी इसी कंपनी का नाम अपने रोज के जीवन में कैसे फ़ायदा ले सकते हैं, इसे समझते हैं। कदम 1 और विकल्प तैयार करें। आप केवल एकल आय वेतन पर निर्भरता बनाए रखने की बजाय अपने शौक से, अन्य नौकरियों से या अपना व्यापार शुरू करके एक रास्ता बनाने की कोशिश करें। यदि आप केवल वेतन पर निर्भर हैं तो आपके कंपनी पर कोई आफत नहीं आएगी, बल्कि आप
ही मुश्किल में फंस जाएंगे। दूसरी ओर यदि आपके पास कई विकल्प हैं और आप अपनी प्राथमिक नौकरी खो देते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा यह हो सकता है कि आप अपने गौण कार्य में अधिक समय लगाने लग जाएं और शायद अधिक कमाने भी लगें। आप दुर्भाग्य के प्रहर को कुंद कर देंगे और ऐसी स्थिति में आप होंगे और मजबूत। हमने ओगिमी में जिन वरिष्ठ नागरिकों का साक्षात्कार किया उनमें से सबके पास एक प्राथमिक और एक और गौण व्यवसाय था। ज़्यादातर गौण कार्य के रूप में सब्जियां का बगीचा लगा रखा था और स्थानीय बाजार में उनकी उपज बेचते थे। ऐसे विचार दोस्ती और व्यक्तिगत हितों के लिए भी दिया जाता है। जैसा कि कहा जाता है कि यह सिर्फ वैसे ही मामला है जैसे कि कहावत है कि अपने सभी अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। रोमांटिक रिश्तों को के क्षेत्र में जो लोग वे अपनी सारी ऊर्जा अपने साथी पर केंद्रित करते हैं और उसे अपनी पूरी दुनिया बना लें, अगर रिश्ता काम नहीं करता है तो वे लोग सब कुछ खो देते हैं। जबकि अगर उन्होंने पक्की दोस्ती रखी है और जीवन भर साथ चलते रहते हैं तो वे एक रिश्ते के ख़त्म होने पर आगे बढ़ने के लिए बेहतर स्थिति में होंगे, वे टूटेंगे नहीं। और जब आप सोच रहे होंगे मुझे एक से अधिक आय की ज़रूरत नहीं है और मैं उन दोस्तों के साथ खुश हूँ जो मेरे पास हमेशा रहते हैं, मुझे कुछ नया क्यों जोड़ना चाहिए। यह हमारे जीवन में भिन्नता लाने के लिए लिहाज के समय की बर्बादी की तरह लग सकता है, क्योंकि यह साधारण चीज़ें आमतौर पर नहीं होती हैं। हम एक सहूलियत वाले क्षेत्र में खिसक जाते हैं और लेकिन अप्रत्याशित हमेशा होता है, जल्दी ही या बाद में। कदम दो, कुछ क्षेत्रों में पुराने ढंग से दांव लगाएं जबकि कुछ में जोखिम उठाएं। अर्थव्यवस्था जैसे काम करती है उसे समझने के बाद आपको इस बात को समझने की सहायता मिलेगी। सोच लें कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं और उसमें से 90,000 रुपये फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं और बचे हुए 10,000 रुपये 10 अलग अलग कंपनियों में निवेश करते हैं, हर कंपनी में 1,000 रुपये। अब मान लें कि उसमें से 3 कंपनियों की पूर्ण रूप में विफल हो जाती हैं। आपके 3,000 रुपये डूब गए। 3 कंपनियों का थोड़ा नुकसान हुआ लेकिन आपका भी 1,000-2,000 रुपये का नुकसान हो गया। 3 कंपनियों को थोड़ा फ़ायदा हुआ जिससे आपको भी 1-2 हज़ार रुपये का फ़ायदा हो गया। एक कंपनी इतनी बड़ी हो गई कि उसके शेयर्स की कीमत 20 गुना बढ़ गई, उसको उस कंपनी में 20,000 रुपये मिल गए, यानी बाकी कंपनियों को नुकसान होने के बावजूद आपका फ़ायदा हुआ, यानी आप भी नुकसान के से लाभ उठाकर हाइड्रा जैसे हो गए। लेकिन एंटी फ्रोजाइल होने के लिए छोटे छोटे खतरों का सामना करने की तैयारी चाहिए। अखबार में आई किसी जानकारी को पढ़कर किसी कंपनी में 1 लाख रुपए निवेश करना बड़ा खतरा है। कदम 3, कमज़ोर बनाने वाली चीज़ों से दूर रहें। हमें इसके लिए नकारात्मक विचारों की मदद लेनी चाहिए। खुद से पूछें कि कौन सी चीज़ आपको कमज़ोर बना रही है, किन लोगों या आदतों की वजह से आपको खतरा महसूस हो रहा है। हम जब नए साल के लक्ष्य बनाते हैं तो बड़े बड़े लक्ष्य तय करते हैं, लेकिन ऐसा करने की बजाय यदि हम यकीन के साथ और सोच समझ कर छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें तो ज़्यादा फायदा होगा। ये छोटे छोटे लक्ष्य ऐसे ही हो सकते हैं। नंबर 1, भोजन के बीच में नाश्ता नहीं करूँगा। 2, भोजनों के बीच में नाश्ता नहीं करूँगा। नंबर 2, हफ्ते में 1 बार ही मिठाई खाऊँगा। नंबर 3, छोटी छोटी किश्तों में अपना सभी कर्ज लौटा दूँगा। नंबर 4, गलत लोगों के साथ समय बिताना बंद करूँगा। नंबर 5, सिर्फ ज़रूरत होने के लिए काम करने की बजाय पसंद का काम करूँगा। नंबर 6, दिन भर में 20 मिनट से ज़्यादा समय फेसबुक पर नहीं बिताऊँगा। जीवन में दृढ़ता लाने के लिए डर को हराना जरूरी है। हमें किसी भी समस्या को मौका समझकर उसकी ओर देखना चाहिए। अगर हमने उस एंटी फ्रेजाइल के नज़रिए को विकसित किया तो हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं और अपनी इकाई पूरा कर सकते हैं। 1 या 2 आघातों को झेलना किसी दुर्भाग्य के रूप में देखा जा सकता है, ऐसे अनुभव के रूप में जो हम अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में लागू कर सकते हैं, जिससे कि हम लगातार सुधार करते हैं और नए और बेहतर लक्ष्य तय करते हैं। जैसे कि तलिब एंटी फ्रेजाइल में लिखते हैं, हमें यादृच्छिकता की आवश्यकता है। गड़बड़, रोमांच, अनिश्चितता, आत्म खोज, दर्दनाक अनुभव वाले प्रकरण, ये सभी चीज़ों जो जीवन को जीने लायक बनाती हैं। हम सुझाव देते हैं कि नजाकत विरोधी अवधारणा में रुचि रखने वाले नासिम निकोलस तबेल की एंटी फ्रेजाइल पढ़ें। वाबी साबी का दर्शन है और जीवन सदोष यानी गलतियों के साथ ही होता है और तेज गति से आगे जाने वाला समय हमें यही बताता है कि यह जीवन क्षण भंगुर है। लेकिन अगर हमें अपना एक स्पष्ट है तो इस वर्तमान के पल में भी अनंत संभावनाएं हैं। चैप्टर 9 समाप्त। ये बुक यहाँ पर कंप्लीट होती है। और सारांश, इकिगाई जीवन जीने की कला। 20वीं सदी में मित्सुओ आइदा नाम के एक प्रसिद्ध कैलीग्राफर और कवि हुए। इकिगाई के लिए अपना पूरा जीवन देने वाले लोगों में वह भी शामिल रहे। शैडी कैलीग्राफी
ब्रश की सहायता से उन्होंने 17 कविताएं लिखी और अपनी भावनाओं को जाहिर किया। उनकी ज़्यादातर कविताएं वर्तमान पल का महत्व बताने वाली है। नीचे दी गई कविता इसी प्रकार की है कि जिसका भावार्थ कुछ ऐसा है, अभी इस पल में मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कोई है तो वह है तुम्हारा अस्तित्व। एक अन्य कविता में लिखते हैं, यही अभी। यह कविता यह दर्शाने वाली कलाकृति है, इस विश्व में कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती है, पक्का होने के बाद हमारी निराशा नष्ट हो जाती है। आगे दी गई कविता उन्होंने एक गाय के मुख्य राज को उजागर किया है। उसमें वे कहते हैं कि आनंद सदा आपके हृदय में ही रहता है। उनकी और एक कविता में वे कहते हैं, बिना रास्ता बदले सदा चलते रहें। एक बार आपको आपका एक गाय मिल गया तो उस पर ध्यान देकर उसे हर दिन पोषित करने से ही जीवन को असली अर्थ प्राप्त होता है। एक बार आपको आपके जीवन का उद्देश्य पता चल गया तो हर पल प्रवाह में रहने से आपको जीवन में वैसा ही आनंद प्राप्त होता है जैसा कैलीग्राफर को कैनवास पर काम करते वक्त मिलता है और 50 साल सुशी बनाने के बाद भी शेफ को मिलता रहता है और वह आज भी अपने ग्राहकों के लिए उतनी ही खुशी से सुशी बनाते हैं। निष्कर्ष, हमें से हर किसी का इकिगाई अलग होता है, लेकिन हम सभी अपने जीवन का अर्थ खोजते रहते हैं। जब हम अपने इकिगाई से जुड़ जाते हैं तब हमें हमारा जीवन अर्थपूर्ण लगने लगता है और काम में खुशी देने लगता है। जब हमारा इकिगाई से संपर्क टूट जाता है तो हमें जीवन निरर्थक लगने लगता है। आधुनिक जीवन हमें हमारे असली स्वभाव से दूर लेकर जाता है। पैसा, सत्ता, आदर, सत्कार और कामयाबी हमें अपने मूल स्वभाव से दूर लेकर जाते हैं। इन चीज़ों को अपने जीवन पर हावी नहीं होने दें। हमारे अंदर जो उत्सुकता और सहज ज्ञान है उसका आंतरिक कंपास की तरह इस्तेमाल करें। वह हमें हमारे इकिगाई तक लेकर जाएगा। उसका लाभ लें और अपने असली आनंद तक पहुँचे। जो चीज़ें पसंद नहीं आती उनसे दूर रहें। आपके अंदर जो उत्सुकता है उसे कायम रखें और जीवन के असली अर्थ को खोज करते रहें। जीवन उद्देश्य का अर्थ कोई महान कार्य करना ही हो ऐसा नहीं है। शायद अच्छे माता पिता बनने या पड़ोसी की मदद करने में भी आपको अपना इकिगाई मिल सकता है। अपने इकिगाई के साथ जुड़ने के लिए कोई सटीक रणनीति नहीं है, लेकिन हमने ओकिनावा निवासियों से जो सीखा है वैसे यह है कि हमें जो करना है इसे खोजने के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। जीवन कोई पहेली नहीं है जिससे हल करना है। सिर्फ ऐसे सोच रखें जिससे आप अपने सबसे पसंदीदा काम के साथ जुड़े रहें और उसी काम में व्यस्त रहें। सदा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ सम्मेलन में शामिल होते रहें। इकिगाई के 10 नियम। ओगेमी लोगों के मिलने के बाद और उनसे बातचीत करने के बाद हमें इकिगाई के 10 नियम समझ में है। उनको समझकर हम इस यात्रा में समाप्ति करते हैं। नंबर 1, सदा कार्यरत रहें और कभी भी निवृत्ति नहीं हो। जो लोग अपना पसंदीदा काम करना बंद कर देते हैं वे अपने जीवन का उद्देश्य खो देते हैं। इसलिए आपको जो चीज़ें महत्वपूर्ण लगती हैं उन्हें करना जारी रखें। विकास करते रहना, दूसरों के काम में आने वाली वस्तु का निर्माण करना और रिटायरमेंट की उम्र के बाद भी कुछ बड़ा काम करते रहना जारी रखें। नंबर 2, जल्दी नहीं मचाएं। सदा भागदौड़ और जल्दबाजी वाला जीवन लंबी आयु के लिए घातक है। एक पुरानी कहावत है कि धीमी गति से चलने पर आप दूर तक जा सकते हैं। जब हम बिना वजह की जाने वाली जल्दबाजी को पीछे छोड़ देते हैं और तो आने वाला समय जीवन का नया अर्थ देता है। नंबर 3, पेट भरकर नहीं खाएं। लंबी आयु तक जीना है तो कम खाएं। 80% के नियमानुसार लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए हमें पेट भर खाने की बजाय भूख से थोड़ा कम खाना चाहिए। नंबर 4, अच्छे मित्रों से घिरे रहें। दोस्त जैसी अच्छी दवाई नहीं। चिंता को भगाने के लिए गपशप करें। एक दूसरे से अपने खुशनुमा दिनों के बारे में बातचीत करें। सलाह दें, मजे करें, स्वप्न देखें और दूसरे शब्दों में खुलकर जीवन जिए। नंबर 5, अगले जन्मदिन पर ज़्यादा तंदुरुस्त बने। जब पानी बहता रहता है तभी वह स्वच्छ और निर्मल होता है। जब वह रुक जाता है तो खराब हो जाता है। इसी प्रकार से जीवन अगर तंदुरुस्त बनाना है तो शरीर को भी सदा कार्यरत रखना होगा। व्यायाम की वजह से हमारे शरीर में खुश रहने के लिए आवश्यक हार्मोन्स तैयार होते हैं। नंबर 6, मुस्कुराएं। खुशनुमा रवैये की मदद से दोस्त बनते हैं। इसी के साथ शांति भी मिलती है और दोस्त बनाने में भी मदद भी। छोटी छोटी चीज़ों में भी आनंद मिलता है। एक बात सदा ध्यान में रखनी चाहिए कि वर्तमान पल में अनंत संभावना है। नंबर 7, कुदरत के साथ पुनः जुड़ना। आज के युग में भले ही लोग शहर में रहते हैं फिर भी हमारा निर्माण कुदरत के साथ रहने के हिसाब से किया जाता है। इसलिए बीच बीच में कुदरत के साथ रहकर अपनी बैटरी चार्ज करते रहें। नंबर 8, धन्यवाद दें। आपके जिन पूर्वजों ने आपको शुद्ध हवा खाना दिया है उन्हें धन्यवाद दें। आपके परिवार और दोस्तों ने आपके जीवन जीने को और इसे खूबसूरत बनाने के लिए शक्ति दी है। उन्हें दिन में कम से कम एक बार धन्यवाद दें। आपको पता चलेगा कि आपकी खुशी की तिजोरी दिन ब दिन भरती जा रही है। नंबर 9, वर्तमान में जिएं।
भूतकाल के बारे में दुख करना और भविष्य की चिंता छोड़ दें। हमारे पास सिर्फ वर्तमान है, उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा लें और इस पल का अविस्मरणीय बनाएं। नंबर 10, अपने इकिगाई के हिसाब से जीवन जिएं। इन सभी के अंदर एक प्रेरणा छुपी होती है। इसमें हमें से सभी के पास कुछ ना कुछ विशेष चीज़ें होती हैं और वह चीज़ जीवन के अंत तक आपको प्रेरित करती हैं। अगर आपको अपना इकिगाई पता नहीं है तो विक्टर फ्रैंकल के हिसाब से इकिगाई ढूंढने को अपना इकिगाई बनाएं। आप सभी को लंबे आनंदित और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए शुभकामनाएं और मेरे साथ जुड़ने के लिए भी आपको धन्यवाद 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 धन्यवाद।